अस्सलामुअलैकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। मोहतरम यासिर पीरज़ादा ने अपने कालम में एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में लिखा है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल सिस्टम है। मुल्क भर में इसकी शाखें हैं, लाखों बच्चे इन ब्रांचों में पढ़ते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी इसके कई कैंपस हैं और ये बताने की चंदा ज़रूरत नहीं कि ये एक अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल है और इसकी माहाना फ़ीस 25 से 30 हज़ार रुपये है। जो लोग इसकी इंतज़ामिया में शामिल हैं वो रात दिन अपने दफातर में यूं मसरूफ़ रहते हैं जैसे वॉल स्ट्रीट का कोई ब्रोकर स्टॉक मार्केट में हवन्नक हुआ फिरता है। इस पूरे स्कूल सिस्टम को चलाने के लिए दर्जनों शोबे कायम हैं जिनके अलग अलग डायरेक्टर हैं और जिनके नीचे दर्जनों मातहत काम करते हैं। ये सब लोग आए रोज़ मीटिंग्स करते हैं, अजीबो गरीब प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, पूरे मुल्क में फैली हुई स्कूल की शाखों के दौरे करते हैं और वापस आकर अंग्रेज़ी में रिपोर्टें लिखते हैं। इन लोगों ने हेड मास्टर्स और असातिज़ा के काम की पड़ताल का भी कोई ना कोई तरीक़ेकार वज़ा कर रखा है और बज़ाहिर ये बच्चों के वालिदैन से भी गाहे बगाहे राय लेते रहते हैं। ये सारा काम निजी शोबे में हो रहा है, लिहाजा हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सब खानापुरी है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस सारी धमा चौकड़ी के बावजूद स्कूल के ज़्यादातर बच्चे ट्यूशन पढ़ने पर मजबूर हैं। उन्हें क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो नाकाफ़ी है। स्कूल के उस्ताज़ा का हाल ये है कि वो बच्चों का होमवर्क भी ढंग से नहीं देख सकते। गलतियाँ निकाल कर दुरुस्त करना जो एक उस्ताद का काम होता है अरसा दराज से नापैद हो चुका है। और रही बात इखलाकियात की तो उसका जनाजा निकले मुद्दत हुई। इस स्कूल की मिसाल देने के बाद यासिर साहब लिखते हैं कि गुज़श्ता दिनों हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक मजमून नज़र से गुजरा जिसका लुबे लुबाब ये था कि जो लोग फिटनेस सेंटर जाते हैं उनका मकसद जिम में मौजूद मशीनों को तहसीन आमेज़ निगाहों से देखना या अपने ट्रेनर से गपशप करना नहीं होता, बल्कि वो खुद को सेहतमंद रखने के लिए वहाँ कसरत करने जाते हैं। इसी तरह जो लोग बीमारी की सूरत में मुआलिज से वक्त लेकर मिलते हैं उनका मकसद डॉक्टर से महज नुस्खा लेना या लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाना नहीं होता, बल्कि उनका असल मकसद सेहतयाब होना होता है। और जो लोग किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं उनका बुनियादी मकसद निसाबी किताबें ख़रीदना, इम्तिहान देना या आला ग्रेड हासिल करना नहीं होता, बल्कि वो हुनरमंदी और महारत के हसूल के लिए वहाँ जाते हैं ताकि अपने कैरियर में कामयाब हो सकें। गोया असल बात बुनियादी मकसद है जो हर लम्हा सामने रहना चाहिए। मुल्क के अगर सबसे बड़े स्कूल सिस्टम के तलबा जमात में दिए जाने वाले लेक्चर से मुतमईन होकर ट्यूशन पढ़ने पर मजबूर हो जाएं तो इसका मतलब होगा कि वो स्कूल अपने बुनियादी मकसद से हटकर इंतज़ामी भूल भलियों में उलझ गया है। जिस तरह इंसान ज़िंदगी में अपने मकसद के हवाले से इब्हाम का शिकार होकर उलझ जाता है, इसी तरह बाज़ औक़ात मुआशरे भी अपने मकासद या अहदाफ के तयन में गलती करके नाकाम हो जाते हैं। इसी स्कूल की मिसाल पर वापस आते हैं। स्कूल का बुनियादी मकसद मायारी तालीम फराहम करना है। टॉट के स्कूलों में पढ़ने वाले इस मुल्क में जज, जर्नैल और सेक्रेटरी बने। वजह यह थी उन्हें उस्ताद अच्छे मिले, लिहाजा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि उनके स्कूल की इमारत आलीशान थी या नहीं। जिस स्कूल की मिसाल यासिर साहब ने दी उसकी इमारत भी शानदार है और क्लासरूम में एयर कंडीशनर भी लगे हैं, मगर उस्ताद का मयार वो नहीं जो इमारत या एयर कंडीशनर का है। चुनाचे असल मकसद कहीं फौत हो चुका है। मुआशरों पर भी ये मिसाल मुंतबिक होती है। जो मुआशरा अपने मकासद और अहदाफ के हवाले से इब्हाम का शिकार हो उसकी सिमत का तयन नहीं हो पाता और वो इंतशार का शिकार हो जाता है। मुआशरे में ये काम दानिशमंदों और फ़लसफ़ियों का होता है। वो अपने अफकार के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि उन्हें किस किस्म का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, रियासत और फ़र्द का ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, इंसानी आज़ादी की हदूद क्या होनी चाहिए, कवानीन किस किस्म के होने चाहिए वगैरह। जो ममालिक आज हमें तरक्की याफ्ता नज़र आते हैं उनके पीछे इन्हीं फ़लसफ़ा की सोच थी जिसकी बुनियाद पर कहीं इनकलाब आया और कहीं तरक्की की राहें खुल गईं। अमेरिका के लिए ये काम थॉमस पेन ने किया, रूस के लिए जॉर्जी प्लाखानोफ, फ्रांस के लिए वॉल्टेयर और रूसो ने और बरतानिया के लिए एडमंड बर्क ने किया। इस बात का भी इम्कान था
कि इन फ़लसफ़ा में से किसी के अफ़कार मुआशरे में तरक्की और आज़ादी की बजाय बर्बादी का सबब बन जाते, या उन अफ़कार की तशरीह दुरुस्त न की जाती जैसा कि जर्मनी में हुआ। नीत्शे के फ़लसफ़ियाना नज़रियात हिटलर के हत्थे चढ़ गए और उसने खुद को सुपरमैन तस्वुर करके जर्मनी को खंडर बना दिया। यहाँ वो बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि मुआशरे में ये एहसास कैसे बेदार किया जाए कि उसकी सिमत दुरुस्त नहीं, या वो अपने मकसद के हसूल में इबहाम का शिकार है। जर्मनी के केस में ये एहसास 6 करोड़ इंसानों की मौत के बाद पैदा हुआ, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर मर्तबा यही भारी कीमत चुकाई जाए? अपने हाल पे नज़र डालते हैं। अव्वल तो हम 75 बरसों में अपनी समत का तयन ही नहीं कर सके कि हम चाहते क्या हैं। ना कोई दानिश्वर मिला, ना कोई फ़लसफ़ी जो हमें बताता कि मुआशरे को किस डगर पर चलाया जाता है, और जिस डगर पर हम अपनी समझ के मुताबिक चले उसके नताइज हमने भुगत लिए। मगर समत दुरुस्त करने पर अब भी तैयार नहीं। समत दुरुस्त करने का तरीका ये है कि पहले ये तस्लीम किया जाए कि गुज़श्ता 75 बरसों में अयूब खां के सदारती निज़ाम से लेकर जनरल ज़िया के इस्लामी निज़ाम तक जितने तजुर्बे हमने इस मुल्क में किए वो सब नाकाम थे, क्योंकि अगर ऐसा एक भी तजुर्बा कामयाब होता तो उसके समरात हम तक ज़रूर पहुँचते। जो समरात पहुँचे वो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की शक्ल में थे। समत दुरुस्त करने का दूसरा मरहला वो होगा जब हमारे मुआशरे के दानिशमंद और फ़लसफ़ी ये बताएंगे कि मुआशरे की बुनियाद किन असूलों पर रखी जानी चाहिए, या कम अज़ कम जब हम दुनिया के उन दानिश्वरों के अफ़कार से इस्तिफ़ादा करना शुरू कर देंगे जिनके नज़रियात की बदौलत तरक्की याफ्ता ममालिक ने वो निज़ाम तश्कील दिया है जिसे हम आज रश की निगाह से देखते हैं। जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक हमारा हाल भी उस बच्चे जैसा रहेगा जो स्कूल तो जाता है मगर कुछ सीख कर नहीं आता। यासिर साहब की बातों में एक बात का इजाफा मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे पास तो इस्लामी तारीख़ और रवायात की सूरत में हिकमत व दानाई का एक अजीम ख़जाना मौजूद है, तो हमें इससे मुस्तफ़ीद होने से आखिर किसने रोका है? मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।